गुड मॉर्निंग क्लास 10th। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है ये, एंटरप्रेन्योरल स्किल। ठीक है, इसका आपका पहले भी ये दो तीन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें जिसका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं, तो उसी तरीके से इस चैप्टर का भी कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मैनेजमेंट की मतलब मैनेजमेंट का टॉपिक है जो MBA में पढ़ाया जाता है, तो उसी का थोड़ा सा पार्ट आपके कोर्स में भी है। एक ही सेशन है इसमें, जो ये वैसे तो ये पूरा टॉपिक है, मतलब पूरा एक चैप्टर है एंटरप्रेन्योरल स्किल। इसमें सिर्फ एक सेशन है, सेशन का नाम है एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, वो सेशन का नाम ये है, सेशन 1, एक ही सेशन इसमें। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो भी छोटा सा चैप्टर है, उसका चैप्टर का नाम है ग्रीन स्किल, और उसमें भी एक ही सेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको एक ही वीडियो में कवर कर देंगे दोनों को, दोनों छोटे छोटे हैं, कहानी ही है, आपको सुननी है, सुनना हो सुने, ना सुनना हो ना सुने, वो आपकी मर्जी है। सुनाना मेरा काम है क्योंकि ये कोर्स का पार्ट है। अब अगर मैं चैप्टर इसको स्किप करा दूँ तो आप ही में से कई सारे लोग कहोगे कि पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं गया, वैसे ही हटा, वो चैप्टर गायब कर दिया गया। ठीक है, वो अलग बात है कि भले वो वीडियो आप लोग एक बार भी खोल के ना देखो, क्योंकि वो तो लाइक्स उस पर व्यूज़ से पता चल जाता है कितने लोग उसको देखते हैं। किसी किसी वीडियो पे तो 0 व्यूज़ होते हैं, तो वो आपको देखो ना देखो वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद जो भी चैप्टर वीडियोज़ के थ्रू हो गया है उसको रिपीट तो नहीं कराया जाएगा, चाहे आप पढ़ें और चाहे ना पढ़ें, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना, बाकी आपको वीडियो देखना हो देखो, नहीं देखना हो आपकी मर्ज़ी है। वर्क नहीं कंप्लीट हुआ तो कायदे से फिर हिसाब बराबर किया जाएगा। तो स्कूल तो खुलने ही वाला है, तो जिनका वर्क नहीं कंप्लीट है कंप्लीट रखो, नहीं तो खुलेगा तो फिर कैसे कंप्लीट होगा ये आपको पता है, कैसे आपको कंप्लीट करवाना है, पहले भी करवाया है, वो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, तो कंप्लीट तो हम करवा ही लेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं। तो जो भी धमकियाँ हो गई, तो धमकियाँ पूरी हो चुकी हैं, बाकी धमकियाँ बाद में देंगे। अभी तो इस टॉपिक पे आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले दम पर किसी एक बिजनेस को सेटअप करते हैं। अकेले दम पे मतलब कि मतलब पैसा तो उसमें लगता ही है, लेकिन अकेले या कुछ लोग, जैसे मतलब 2-3 लोग या एक ग्रुप, 2-3 लोगों का ग्रुप, या फिर कोई अकेला इंसान जब कोई बिजनेस का कॉन्सेप्ट सोचता है, उसको एग्जीक्यूट करता है वो बिजनेस, तो वो एग्जीक्यूट करता है, तो उसी इंसान को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, मतलब किस तरीके से इस प्रोसेस का यूज़ करके उसने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब छोटे बिजनेस में भी हम कह सकते हैं, छोटे बिजनेस जो लोग छोटे छोटे बिजनेस चला रहे हैं वो भी एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, सिंगल एक आदमी जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को फॉर्म किया है अपने दम पे, वो भी इसी एंटरप्रेन्योर, उनको भी एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु एस्टेब्लिश अ बिजनेस और अ वेंचर दैट जनरेट सम वैल्यू टू द कस्टमर एंड प्रूव्स टू बी प्रॉफिटेबल फॉर हिम। ठीक है, एक इंग्लिश में साफ साफ लिखा हुआ है, एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस विद आई ऑन व्हाट ही आइडेंटिफाई एज एन अनमेट नीड इन द मार्केट एंड वर्क टू फुलफिल। ऐसे बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट हुए हैं जिनको जब वो स्टार्ट हुए थे तो लोगों को नहीं लगा था कि वो बहुत आगे चल के बहुत बड़े हो जाएंगे, और आज के टाइम पर वो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हो चुके हैं और उससे हज़ारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करने वाले किसी में सिंगल एक आदमी है, किसी में 2-3 लोग हैं। तो ऐसे लोगों को, जो लोग एक बड़े कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं, उस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, उस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। Entrepreneur is a person who establishes a business or a volume venture that generates some value to a customer and proves to be profitable for him। जो उसके लिए प्रॉफिटेबल भी है और जिसकी कस्टमर के लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ऐसे बिजनेस ओनर को हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने अपने दम पे पूरा बिजनेस खड़ा किया, जिनको बना बनाया नहीं मिला है, उन्होंने अपने दम पे पूरा बिजनेस खड़ा किया, मतलब पैसे लगाए हैं जैसे भी लगाए हैं, लेकिन अपने दम पे उन्होंने उस चीज़ में अपना नाम बनाया, अकेले ही उस चीज़ को फॉर्म किया है, तो उनको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। पूरी उन्होंने एक अलग तरह की इंडस्ट्री क्रिएट कर दी है। जैसे एग्जाम्पल में कैसे, ओला कैब भावेश अग्रवाल करके एक हैं, फाउंडर हैं ओला कैब के। ओला कैब जो है वो, मतलब उन्होंने ओला कैब स्टार्ट की थी, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आते हैं। और भी हैं, फ्लिपकार्ट एक इंडियन का है, बिनी बंसल उसके फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं। तो ये सब लोग हमारे जो होते हैं, ये सब आते हैं। मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक वाले हैं, वो भी एंटरप्रेन्योर में आते हैं। उन्होंने अकेले अपने दम पे पूरा फेसबुक चलाया, बाद में उसमें बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन स्टार्ट तो अपने दम पे ही किया था। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक है होल वर्क मार्केट INC करके, एक वो है जिसमें बहुत जो मतलब जैसे आप समझ लो कि मेट्रो जैसे है, मेट्रो है और वॉलमार्ट है, उसी तरह का वो भी है। इसको 4 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था, तो वो लोग भी एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आते हैं। कोई ऐसा बड़ा बिजनेस जिसको एक या एक से ज़्यादा लोगों ने स्टार्ट किया है, 3-4 लोगों ने इस तरह से स्टार्ट किया और वो आगे चल के बहुत बड़ी चीज़ बन गई, तो उन्हीं लोगों को बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर।
ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लर्न करने में। तो यही एंटरप्रेन्योर बोलते हैं जिनको सोसाइटी ने शुरू में उतना ज़्यादा जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस से हट के जिन्होंने एक अलग तरह का बिजनेस लॉन्च किया। भाई अगर हम 97-98 की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट जैसी अगर हम कंपनी की बात करें तो लोग कहेंगे बेवकूफ़ है, ये क्या बता रहे हो, इंटरनेट का यूज़ करके कोई सामान कैसे बेच सकता है, क्योंकि तब ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती थी। और आज वही चीज़ें बहुत पॉपुलर है। आज इंटरनेट का यूज़ करके हर सामान बिक रहा है। आज से 10-15 साल पहले भी लोग इंटरनेट का यूज़ करके सामान नहीं खरीदते थे। ये कंपनीज तब भी एग्जिस्ट करती थी। ये सब तो जो फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये 97-98 से चल रही हैं, लेकिन तब इनके यूज़र बहुत ज़्यादा कम थे। और अब ये हाल ये है कि अब ये टाउन क्या बल्कि विलेज एरिया तक में, अमेज़ॉन तो विलेज एरिया में भी जाती है। मेरे नानी के गाँव तक में अमेज़ॉन की एक्सेस है। वो एक गांव ही है, एक कस्बे के से 3-4 किलोमीटर दूर है, लेकिन अमेज़ॉन वहाँ तक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। उस गांव के लड़के जो मेरे जानने वाले जो हैं, मतलब जो रिलेटिव्स हैं, मामा के लड़के हैं, वो सब बताते हैं कि वो ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं और ईज़िली वहाँ सामान अवेलेबल हो जाता है। तो सोचो कहाँ तक उन्होंने एक्सेस कर लिया। शहर तो छोड़ो, छोटे शहर तो छोड़ो, मतलब छोटे छोटे गाँव तक की उनकी एक्सेस हो चुकी है। तो काफ़ी बड़ा बिजनेस होता जा रहा है ये सब चीज़ें, जो कि आज से सालों पहले नहीं था। बहुत ना मेट्रो सिटीज़ में भी नहीं था। मेट्रो सिटीज़ में भी लोग नहीं यूज़ करते थे। जब मैं दिल्ली में रहता था, नोएडा में रहता था, तो भी लोग वहाँ नहीं यूज़ करते थे ऑनलाइन शॉपिंग। 2006-07 की बात है, वहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग ना के बराबर थी, बहुत कम थी। ये इधर कुछ सालों में, पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा, 10 सालों में, 10-15 भी नहीं, 10 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। लेकिन ये चल पहले से रहा है। ऐसे ही मेक माई ट्रिप है। मेक माई ट्रिप भी जो चलाते हैं दीप कालरा, उन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट सोचा कि भाई लोगों को किस तरह, शादी.com है, तो ये सब एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है जो आगे चल के बहुत बड़े बन गए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई जिसमें बहुत लाखों लोग इन्वॉल्व हो गए। धीरू भाई अंबानी वो खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि उन्होंने एक इंडस्ट्री को डेवलप किया है। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को एंटरप्रेन्योर नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने बने बनाए बिजनेस को एग्जीक्यूट किया है, लेकिन इन लोगों ने खुद पूरे बिजनेस को डेवलप किया है। तो धीरू भाई अंबानी उसी कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे उस पूरे उतने बड़े इंडस्ट्री को खड़ा किया है। और भी बहुत सारे हैं, करसन भाई पटेल, निर्मा जिनका है करसन भाई पटेल, वो भी पूरे उन्होंने पूरा अंपायर डेवलप किया है। तो ये लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योर आएंगे जिन्होंने अपने दम पर एक बिजनेस, बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश किया है। उस बिज़नेस को चलाने वाले उनके बेटे जो हैं वो एंटरप्रेन्योर में नहीं आएंगे, वो सिर्फ उसको चला रहे हैं, वो बिजनेसमैन ही कहलाएंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। एंटरप्रेन्योर का मतलब एक पर्सन या एक से ऐसा लोग जो अपने दम पर पूरे बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, पूरे बिजनेस को रन कराते हैं, जो कि बहुत बड़े लोगों को फ़ायदा देता है। छोटी बिजनेस चलाने वाले हैं उनको भी हम एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, लेकिन वो उनसे वो उतना ज़्यादा डिफाइन नहीं होता, क्योंकि छोटे बिजनेस को कौन देखता है, बड़े बिजनेसमैन को ही एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ठीक है, रोल एंड इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं? कुछ रोल होते हैं। हेल्प इन वेल्थ क्रिएशन, हेल्प इन वेल्थ क्रिएशन का मतलब कि इनकी वजह ही ऐसे, जब ये इस तरह के कोई नए नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग उसमें प्रॉफिट कमाते हैं, हज़ारों लाखों लोग नौकरी करते हैं, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को भी फ़ायदा दे रहे हैं। भाई बहुत सारी जॉब क्रिएट होंगी तो फ़ायदा सबको होगा। अब जैसे ये स्कूल है, स्कूल में 100 लोग से ज़्यादा काम करते हैं, अगर 100 लोग तो होंगे ही लगभग, या 50 लोग भी रख लो, तो भाई 100 लोगों को तो रोज़गार मिल रहा है ना, 100 लोगों को तो जॉब मिल रही है ना स्कूल की वजह से। स्कूल ना होता तो क्या वो 100 लोग कहीं और काम कर रहे होते, तो 100 जॉब्स तो वैसे ही कम हो जाती। तो इसी तरीके से यही सब है जो सोसाइटी को भी ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट होगा, अच्छे से रन करेगा, तो उससे सबको फ़ायदा होगा। जो प्रॉफिट कमा रहा है उसको तो फ़ायदा होगा ही, जो लोग उससे जुड़े हैं उसको भी फ़ायदा होगा, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि उनको जॉब मिलेगी। ऐड टू नेशनल इनकम, ये भी इसी का एक सेकंड पॉइंट है, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कि नेशनल इनकम को भी बढ़ावा देता है। कोई भी बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कमाएगा तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, तो उससे नेशनल इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पर पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट के पास बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से, ऑनलाइन शॉपिंग से भी बहुत सारे पैसे आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग या इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं, उनका बहुत बड़ा, उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, तो उनको हर जगह से प्रॉफिट तो मिल ही रहा है गवर्नमेंट को। तो ये सारे भी जो शायद पहले नहीं हुआ करता था। भाई जब इंटरनेट नहीं था तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। इंटरनेट के आने से और उन सारी चीज़ों के होने से बहुत ज़्यादा मतलब जो इनकम है सर गवर्नमेंट उसकी भी बढ़ी है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गई हैं। भाई ऑनलाइन यूज़ करके बहुत कितने सारे टीचर ऐसे जो सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उससे लाखों रुपए, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए तो नहीं कहेंगे, हज़ारों रुपए महीने में कमा लेते हैं सिर्फ यूट्यूब चैनल के थ्रू। भाई ऐसा नहीं है हम इससे कुछ नहीं कमाते, क्योंकि हमारे चैनल में सब्सक्राइबर ही कम है।
देखते ही हमारे अपने बच्चे तो देखते नहीं, दूसरे बच्चे काहे को देखेंगे? जिन बच्चों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं जब वही नहीं देखते तो हम दूसरों से क्या उम्मीद करें? लेकिन बहुत सारे ऐसी यूट्यूब साइट्स हैं जिसको बहुत सारे बच्चे देखते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं उनके, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, तो उनको पैसे भी मिलते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं और बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। लीड टू अ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो कह रहे हैं रीजनल डेवलपमेंट में भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इससे बहुत बड़े बड़े रीजन्स भी बने हैं। भाई नोएडा में बहुत बड़ा एरिया जो इंडस्ट्रियल एरिया है, लखनऊ में भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, कानपुर में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कभी रहा है। तो इस तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं। बाराबंकी में देखो 2-3 इंडस्ट्रीज़ थी, अब नहीं है, लेकिन कभी तो हुआ करती थी। IPL, सुमैया, ये सब इंडस्ट्री ही तो थी जहाँ लाखों लोग, हज़ारों लोग काम करते थे। अभी भी वो बाद में किसी कारण से वो धीरे धीरे बंद हो गई। लेकिन इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट से क्या है, वो सबको तो फ़ायदा है, सारे लोग रह रहे हैं। एक इंडस्ट्री अगर कहीं इस्टेब्लिश होती है तो वहाँ पर बहुत तरह के फैक्टर हैं। जो काम कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा है और जो उन काम करने वालों की हेल्प कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा है। अगर एक बड़ी कंपनी कहीं पे लगती है तो उस कंपनी में मान लो 100 लोग काम कर रहे हैं या 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो उस 1000 में से 500 लोग ऐसे होंगे जो लोग टिफ़िन लेकर नहीं आते होंगे, वो लोग उसी के आसपास जो छोटी छोटी दुकानें होंगी उनमें खाते होंगे। तो बिज़नेस तो कहीं ना कहीं सबका बढ़ ही रहा है। जो जितने भी कंपनीज़ के बाहर ठेले वेले लगाते हैं इनको बहुत पैसे कमाते हैं, क्योंकि कंपनी में काम करने वाले सब उन्हीं के पास खाते हैं, तो उनका बिज़नेस तो कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो वो एक बिज़नेस इस्टेब्लिश होता है तो बहुत लोगों को फ़ायदा देता है, बहुत सारे लोगों को, जो काम कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा है, जो काम करवा रहे हैं उनको भी फ़ायदा है, जो कंपनी के ओनर है उनको भी फ़ायदा है, और जो उनको उस काम करने में हेल्प कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा है। तो बहुत सारे लोगों को एक साथ फ़ायदा मिलता है। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई अगर जॉब ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत होगा। भाई मुझे एक टाइम याद है कि मूवी देखना एक मतलब महंगा काम माना जाता था। भाई मूवी देखने जा रहे हैं तो समझो मतलब भाई हाँ पैसा लगेगा अच्छा सा खर्च। आज क्या है, मूवी देखना बहुत छोटी चीज़ है, लोग जाते हैं आराम से देख के चले आते हैं। हम लोग जो छोटे थे तो साल भर में 2 या 3 बार मूवी हॉल में देखने को मिलती थी, क्योंकि गार्जियन के पास भी पैसे नहीं होते थे कि वो मूवी दिखा सकें। लेकिन आजकल जो, अब मैं बाराबंकी की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन लखनऊ में क्या होता है, बहुत हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी वहाँ छोटी कार्टून मूवी लगी और माँ बाप लेके पहुँच गए हैं। यहाँ तो माँ बाप 2 थप्पड़ मारते थे, बैठा देते थे। 2 थप्पड़ में सारी सेटलमेंट होती थी हमारे टाइम में। कोई जिद की बस 2 थप्पड़ पड़ा, बस सारी जिद बाहर। तो ये सब चीज़ें, भाई तब पैसे नहीं थे तो क्या करें, उनको भी किसी तरह उनको बच्चों को रोकना है। अब पैसे रुपए हैं सबके पास तो सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चेंजेस आ गए। हम लोगों ने तो बहुत चेंजेस देखे हैं सबके टाइम में। अब के टाइम में कभी एक टाइम हुआ करता था घर में एक मोबाइल होता था। भाई 2002-2003 में क्या था, घर में एक मोबाइल होता था, उसी मोबाइल से सबका काम चलता था, और वो मोबाइल भी हमारा कीपैड वाला मोबाइल था। और आज क्या है, जितने घर में लोग हैं उतने मोबाइल हैं। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इम्प्रूवमेंट ही तो है। कम्युनिटी डेवलपमेंट भी है भाई, एक पूरी कम्युनिटी बनती जा रही है। एंटरप्रेन्योर ऑल्सो इन्वेस्ट इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल चैरिटी। मतलब यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट से ऐसा नहीं कि अपने समाज के लिए काम करता है, अपने समाज के लिए मतलब कि भाई जो बड़े बड़े लोग हैं, जब जैसे कोविड-19 वाली सिचुएशन आई तो सोनू सूद जैसे एक्टर हैं, उन्होंने कितनी मदद की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत मदद की। तो भाई उनके पास है तो वो मदद कर पा रहे हैं, और उनके पास कलेजा भी है मदद करने का। हर आदमी के पास उतना बड़ा कलेजा नहीं होता कि वो अपने पैसे दूसरों पर खर्च कर सके। तो वो सारी चीज़ें भी तो डेवलप हुई। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से हेल्प की, बहुत सारे एक्टर्स ने, बहुत सारे बिजनेसमैन ने बहुत तरीक़ों से गवर्नमेंट की हेल्प की है, और भी लोगों की हेल्प करते रहते हैं टाइम से। बहुत सारी फाउंडेशन बनी हुई हैं। बाराबंकी में एक फाउंडेशन बहुत सालों से वर्क कर रही है, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। आप लोगों को शायद पता नहीं, WLP है, वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स करके बाराबंकी में एक फाउंडेशन है जो बहुत गरीब लोगों के लिए वर्क करती है। कि बाराबंकी की बात करें, मेरा एक फ्रेंड उसमें काम करता है। तो WLP है, वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स, वो फाउंडेशन जो है उसको चलाती है मिलिंडा गेट्स, बिल गेट्स की वाइफ। तो सोचो वो लोग अमेरिका में रहते हैं और हेल्प कर रहे हैं वो बाराबंकी के लोगों की। आपको शायद ना पता चल पाता हो, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं, गाँव में सब चीज़ें हो रही हैं जो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, आपकी जानकारी में नहीं है। मुझे भी जानकारी में नहीं थी, वो तो मेरा फ्रेंड वहाँ उसमें काम करता है उस फाउंडेशन में, इसलिए मुझे पता है। उसको बाकायदा वहाँ से सैलरी मिलती है। तो उनके अपने प्रोजेक्ट होते हैं, 3-3, 6-6 महीने के प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो गवर्नमेंट की इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है इसलिए वो इसको हेल्प करता है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि भाई किस तरह से लोग ओपन माइंडेड हो जा रहे हैं, लोगों के अंदर एक पैशन है इस तरह के, उनको देखकर कितने लोग मोटिवेट होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन बिजनेसमैन को देखकर मोटिवेट होंगे और छोटा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जो आगे चल कर बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं।
बहुत ऐसी इस तरह के लोग हैं जो दूसरों को देख के जिन्होंने तो उससे भाई सामने वाले को हमने देखा कि वो इस तरह कर रहा है, हमने भी कोशिश की और उसका हमारा बिजनेस भी चल जाए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें से वो बहुत तरीके से वो हमें हेल्प कर रहे हैं। लोग रिस्क टेकर बन गए हैं। रिस्क टेकर, अब वो रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते हैं। जब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ती जाती हैं तो लोगों को लगता है कि चलो हम रिस्क लेकर, जब वो आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों ना बढ़ें। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह से बहुत तरह से वो एंटरप्रेन्योर जो शिप है वो हमें हेल्प करती है, हमारी सोसाइटी को हेल्प करती है, हम लोगों को हेल्प करती है। ठीक है, तो ये आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो रोल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। उसके बाद आता है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्वालिटी, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मतलब अगर कोई इंसान एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ का होना चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर हो वो एक रिस्क टेकर हो, उसको रिस्क लेने में डर ना, अगर वो रिस्क नहीं ले सकता तो वो एंटरप्रेन्योर कभी बन ही नहीं सकता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न कहता है कि पैदाइशी ये होते हैं। हालांकि आर बॉर्न तो नहीं कह सकते, पैदाइशी के होने का मतलब ये है कि बचपन से ही इनके अंदर इस तरह के स्किल्स दिखाई देंगे कि वो किसी भी चीज़ के लिए रिस्क ले सकते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए रिस्क लेने में नहीं डरते, और उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ बाई बर्थ होती हैं। मैनी पीपल बिलीव द एंटरप्रेन्योर्स इन बॉर्न कैपेसिटीज़। ठीक है, तो इन बॉर्न तो नहीं कह सकते, वो तो पूरा कहना, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर इस तरह की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो ये सारी उसके मिथ्स में आती हैं, मतलब जो उनके बारे में भ्रम पैदा हुए हैं कि इस तरह से होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर जॉब होपर्स, उनको जॉब की होप होती है। जॉब एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट, मतलब उनको जॉब नहीं चाहिए होती है, इसीलिए वो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये सब मिथ हैं, मतलब ये सब हमारी कही सुनी बातें हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ वैसी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि वो ओपन माइंडेड हो, रिस्क टेकर हो, कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई हो, ये सारी चीज़, डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विद एथिक्स होनी चाहिए, कम्पिटिटिव होनी चाहिए। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी आती हैं जिनके थ्रू वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत, मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि वो रिस्क टेकर हो। रिस्क टेक में उनको स्ट्रॉन्ग फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने की बात नहीं, या मेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, किसी भी तरह की सिचुएशन को वो डील कर सके। क्योंकि अगर कोई आदमी अकेले बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उन ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर अगर नहीं है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, अगर वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो वो जल्दी ही हार मान जाएंगे। भाई आप लोगों को शायद पता ना हो, जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, उन्होंने बल्ब का जो इन्वेंशन किया था उसके लिए उन्होंने लगभग 1200 बार टेस्ट किया था। उनकी जगह अगर हम लोग होते, आप लोग होते, तो 100, 200, 300, 400 बार टेस्ट करने के बाद उसको टेस्ट को बंद कर देते। लेकिन उन्होंने 1200 बार टेस्ट किया, तब जाकर उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन कर पाया। तो सोचो कितनी, मतलब पेशेंस लेवल कितना हाई रहा होगा इस चीज़ करने के लिए। तो इतना पेशेंस भी तो चाहिए, हर आदमी के अंदर नहीं होता, इसीलिए हर आदमी थॉमस अल्वा एडिसन नहीं बन सकता। लेकिन जो लोग इस तरह के होते हैं वो लोग इस तरह का बड़ा काम करते हैं। तो इस तरह के लोगों में कुछ क्वालिटीज़ तो होती हैं जो आम लोगों से अलग होती हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनका तौर तरीका अलग होता है। तो वो तभी वो इतना आगे पढ़ पाते हैं। कोई भी आदमी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे अनसक्सेसफुल लोग होंगे, बहुत सारे अनसक्सेसफुल साइंटिस्ट भी होंगे, लेकिन यहाँ तो एग्जाम्पल उन्हीं का दिया जाएगा जो बहुत सक्सेसफुल हैं। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल ऐसे दिया थॉमस अल्वा एडिसन का। मतलब पेशेंस लेवल भी कितना हाई होना चाहिए उस तब, इतना 1200 बार टेस्ट करने के लिए पेशेंस भी तो होना चाहिए कि 1200 बार, और वो टेस्ट जितने भी होंगे उनमें जो भी खर्चा आया होगा उन्होंने खुद अफोर्ड किया होगा, जैसे भी अफोर्ड किया हो। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिनमें लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो गए बिजनेस बनाने में, और बहुत बाद में जाके वो बिज़नेस सक्सेसफुल हुआ। तो हैं ऐसे तरह के लोग, और ये सब क्वालिटीज़ उनके अंदर होती है, तभी वो इस तरह आगे बढ़ पाते हैं। अगर वो एक ही बार में हार मान जाए, भाई आप लोग कोई चीज़ पढ़ो और उसके बाद सोच लो कि अरे हमसे ना हो पाएगा। जब आपने सोच लिया हमसे ना हो पाएगा तो सच में वो आपसे कभी ना हो पाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं हम कर सकते हैं, देखो मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, दोनों बातें बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, और मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं ही कर सकता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं, ये चीज़ हम पॉसिबल है। हम कोई बच्चा ये सोचे कि हाँ मैं 95 ला सकता हूँ, तो वो जब तक सोचेगा ही नहीं मैं 95% ला सकता हूँ, तब तक तो ना वो कभी उसके लिए कोशिश ही नहीं करेगा। आपने पहले सेट कर लिया कि हमको तो बस फर्स्ट डिवीज़न पास होना है, तो आप 60% लाओ, चाहे 65% लाओ, एक ही बात है, कोई फ़र्क ही नहीं है। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि हमको 100% लाने हैं, तो आपके 95% तो आ ही जाएंगे। तो ये हर लेवल पे, ऐसा नहीं है, मेरे लेवल पे भी है, आपके लेवल पे भी है, हर लेवल पे है। अगर मैं पहले से सोच लूँ मैं क्लास 12 नहीं पढ़ा पाऊँगा, तो मैं ज़िंदगी में नहीं पढ़ा पाऊँगा। भाई मैंने क्लास 11 पहली बार पढ़ाया, इससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ाया।
लेकिन कभी तो पहली बार करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी टीचर हो या कोई भी स्टूडेंट हो, वो पहले ही मान ले कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो वो ज़िंदगी में वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसी के साथ ही इस चैप्टर की कहानी ख़त्म होती है। इसमें ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को समझना भी नहीं है। तो ये छोटा सा चैप्टर था जो कि एंड होता है यहीं पर।